जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बामसेफ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। आमतौर पर जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है उनमें प्रवृत्ति देखने में आती है कि हम लोग ज़्यादा ऊर्जा सामाजिक लड़ाई में लगाते हैं, ज़्यादा समय, ज़्यादा संसाधन सामाजिक लड़ाई में लगाते हैं। ये तो हम भी मानते हैं कि सामाजिक लड़ाई का अपनी जगह एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन साथ ही ये भी मानना होगा कि चाहे अम्बेडकरवादी आंदोलन कहें, मूल निवासी आंदोलन कहें, बहुजन आंदोलन कहें, हमारे आंदोलनों में आर्थिक मुद्दे, भौतिक सवाल अमूमन चर्चा से गायब रहते हैं। आज बामसेफ के इस कार्यक्रम में मुझे देखकर खुशी हुई कि आपने एक ऐसे मुद्दे को चर्चा का विषय बनाया है जो लाखों नहीं करोड़ों करोड़ बहुजनों मूल निवासियों के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि मजदूर वर्ग में भी असंगठित मजदूर और संविदा यानी कि ठेका मजदूरों पर उनके सवाल को आपने समझा, उसके महत्व को समझा और इस पर चर्चा का आयोजन किया। मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर जो पहल की है बामसेफ ने, उसके लिए हम सब लोग ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, मैं ILO और उसके सभ्य कार्य एजेंडा पे कुछ समय में आता हूं, उससे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को, हमारे मुक्तिदाता को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने मजदूरों के सवाल पर हमारे सामने एक दृष्टिकोण रखा। पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशल इक्वालिटी के कोरिलेशन को रेखांकित करते हुए 1928 में मुंबई की कपड़ा मिलों की हड़ताल के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर सभा को संबोधित करते हुए घोषित कर दिया था कि मजदूरों के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। लिहाजा ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के नापाक गठजोड़ का श्रमिकों की दशा से क्या संबंध है, इस विषय पर बात करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश की कुल आबादी, कामगार आबादी का आकलन किया जाता है 60 करोड़, मोटा मोटी 60 करोड़ लोग हैं जो कार्यबल का हिस्सा हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5-6% ही कामगार आबादी ऐसी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी कि संगठित क्षेत्र में आती है, जबकि टोटल वर्कफोर्स का 93-94% कार्यबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। यदि हम इस प्रतिशत को गुणात्मक रूप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम लोग 54-55 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जिनके सवाल को हम अनदेखा करते आ रहे हैं। और ये वो वर्ग है, पहले साथी ने भी बताया, ये वो वर्ग है जो समाज की बुनियाद है। और कार्ल मार्क्स के एक साथी हैं, आप सभी जानते होंगे, एंगल्स करके, उन्होंने ये कहा है कि इस धरती पे हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने है, जो कुछ भी इंसान ने पैदा किया है, वो हमारी मेहनत का, हमारे श्रम का नतीजा है, हमारी मेहनत का परिणाम है। और हमारी मेहनत के बल पर ही, बहुजनों की मेहनत पर ही ये व्यवस्था, ये विश्व, ये समाज, ये देश चलता है। फिर वो चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, घरेलू नौकर हों, रेलवे उद्योग का सवाल हो, रेडी पटरी लगाने वाले लोग हों, और आधुनिक समय में गिग वर्कर हों, कॉल सेंटर के वर्कर हों, उन पर बात करना भी जरूरी है। असंगठित क्षेत्र में जो लोग पिस रहे हैं उनके विषय में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो 94-95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसका भी बहुभाग से, बहुजनों से, अल्पसंख्यकों से, ट्राइबल से और दलितों से बनता है, जिनको अब गुलाम बनाया जा रहा है और नागरिक से प्रजा में तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हालातों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभ्य कार्य एजेंडा के आलोक में देखें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों के प्रति जो सोच बाबा साहब ने विकसित की, उन्होंने मजदूरों के भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित किया, मजदूर वर्ग को लेकर उनके क्या सरोकार और चिंताएं थी, उस पर भी गौर कर लें। और इसी बात में यह भी अंतर्निहित है कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे समाज का सपना देखते थे और उस सपने में श्रमिकों का स्थान क्या था। मैं बताना चाहता हूं आपको कि देश में शायद डॉक्टर अंबेडकर पहले आदमी थे जिन्होंने 1936 में मजदूरों की एक विशेष पार्टी, राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और वो कोई जाति आधारित या धर्म आधारित पार्टी नहीं थी। इस पार्टी का उद्देश्य श्रमिकों
खेतिहर मजदूरों और गरीबों के हितों की रक्षा करना था। 1937 में इस पार्टी की तरफ से चुनाव में शानदार जीत के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने विधानसभा में एक जुझारू विपक्ष की भूमिका अदा की। असंगठित क्षेत्र में भी खेत मजदूरों के हितों को डॉक्टर बाबा साहब ने उस जमाने में रेखांकित किया था। यहाँ जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे खोती प्रथा और वतनदारी प्रथा का चलन था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए और हमारे साथी सुरेश जी द्रविड़ यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि पंजाब में, हरियाणा और पंजाब में जिनको समृद्ध राज्य का दर्जा माना जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी है, वहाँ भुखमरी भी है और सांझी सीरी नाम से वहाँ हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। सितंबर 1938 में मुंबई विधानसभा में बरतानिया सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद विधेयक पेश किया गया था। हम सभी ILO और संविधान सम्मत अधिकारों की बात कर रहे हैं जो कि मजदूरों से संबंधित हैं, लेकिन लगता है कि जो संघर्ष डॉक्टर बाबा अंबेडकर उस समय कर रहे थे और आज के समय में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। तो जो विधेयक लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, इस विधेयक में मजदूरों द्वारा औद्योगिक हड़ताल को चोरी, हत्या, डकैती जैसे अपराधों की श्रेणी में रखते हुए इन हड़तालों को अपराध घोषित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विधेयक के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा था कि हड़ताल आजादी का दूसरा नाम है। उन्होंने हड़ताली मजदूरों को सजा दिए जाने का प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि यदि ऐसा होगा तो मजदूरों की दशा गुलामों जैसी होगी, और आज वर्तमान सत्ता यही सब कर रही है। उन्होंने इस बिल को मजदूर की नागरिक स्वतंत्रता के लिए घातक बताते हुए खारिज कर दिया। इसी बहस में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद पर वार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब मजदूर शिकायत करता है कि उसे कम मजदूरी दी जाती है, तब उद्योगों पर नियंत्रण रखने वाला पूंजीपति कहता है कि ये मेरी पूंजी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये सब बोगस पूंजी है जिसको शेयर बाजारों में बैठे सट्टेबाज नियंत्रित करते हैं, और मजदूर की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के द्वारा हड़प लिया जाता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा। आज मजदूर नहीं समझ रहा कि इस बिल से उसे क्या नुकसान है, लेकिन कल जब उसे एहसास होगा तो वो इसे खूनी और जंगली करार देगा। मैं इस बिल का पूरी ताकत से विरोध करता हूं। इसी तरह नवंबर 1938 में 60 ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर डॉक्टर अंबेडकर ने आम हड़ताल का आह्वान किया। यह हड़ताल कई अर्थों में ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने दिखाया कि वर्ग और जाति यानी कास्ट और क्लास के दोनों संघर्षों को मिला दिया जाए तो पूंजीवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज फिर एक बार अंग्रेजों की तरह वर्तमान सरकार द्वारा नए लेबर कोड्स के जरिए इसी तरह के प्रावधान लाए जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि आजाद भारत में ट्रेड यूनियन श्रमिकों के हितों की रक्षा तक ही सीमित न रहे, जैसे कि हमारे साथी ने बताया था, बल्कि सत्ता में भागीदार बने, और न सिर्फ सत्ता में भागीदार बने बल्कि देश पर राज करने की क्षमता और योग्यता पैदा करे। मैं उनका एक और बयान आपके सामने रखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही वो सरकार है, हाँ यही वो सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीवादी लोग कामगारों की उचित मजदूरी और काम की बेहतर स्थितियों की मांगों को ठुकराते चले आ रहे हैं। यही वो सरकार है जिसे मालूम था कि जमींदार जनता को निचोड़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जो पिछड़े हुए लोगों के खून को सदियों से चूस रही है। ये वाक्य लगता है डॉक्टर अंबेडकर का कि आज के समय में जो दौर में हमारे मजदूरों की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है, जबकि ये टिप्पणी डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में बरतानिया हुकूमत के गढ़ में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। 1942 से 1946 तक वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर की हैसियत से उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए उस पर तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि उनके योगदान की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी उन्होंने न केवल ये सुनिश्चित किया कि सभी को समानता का अधिकार मिले, बंधुआ मजदूरी का और छुआछूत का उन्मूलन हो, बाल मजदूरी खत्म हो, ट्रेड यूनियन और एसोसिएशंस स्थापित करने का मूलभूत अधिकार हो। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के मार्फत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी।
सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों को केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निकाला जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया। मैं ये सब बातें इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हमें यह एहसास हो कि हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर भविष्य के संदर्भ में श्रमिकों और उनके ट्रेड यूनियंस को लेकर कितने आशावान थे और कितने ऊंचे मयार उद्देश्य उन्होंने श्रमिकों को लेकर तय किए थे। आईएलओ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के समय से ही भारत उसका संस्थापक सदस्य रहा है। वैश्विक शांति के मकसद के साथ श्रमिकों के लिए गरिमापूर्ण काम के जरिए सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए आईएलओ एक त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सरकार, मालिक, स्वामी, उद्योगों के स्वामी और मजदूरों के प्रतिनिधि यानी कि ट्रेड यूनियन शामिल रहते हैं। 2017 में 205वीं सिफारिश के तहत एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेंट वर्क फॉर पीस एंड रेजिलियंस फॉर यूनिक वर्ल्ड यानी कि डिसेंट वर्क के नाम से आईएलओ ने 4 स्तंभ तय किए। पहला है रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है रोजगार का अधिकार, राइट टू वर्क, और चौथा है सामाजिक संवाद, सोशल डायलॉग। सोशल डायलॉग का यहाँ मतलब है कि जैसे तीनों पक्ष, सरकार, मालिक और ट्रेड यूनियंस, मजदूरों के प्रतिनिधि बराबर एक दूसरे से संवाद करते रहें, एक दूसरे की बात एक दूसरे को पहुंचाते रहें, संवादहीनता ना हो, ये ना माना जाए कि भाई एक वर्ग दूसरे वर्ग का दुश्मन है। इसमें सभ्य कार्य का अर्थ क्या है? इसमें सभ्य कार्य का अर्थ है कि रोजगार में सम्मान हो, डिग्निटी हो, जायज़ मजदूरी और इसमें काम करने की जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि शोषण से कामगारों को बचाया जा सके और समावेशी एवं सतत विकास का मकसद हासिल किया जा सके। सतत उत्पादन के लिए सभ्य कार्य और सामाजिक न्याय को जरूरी माना गया है, जैसा कि डॉक्टर कोमला ने भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम में यह भी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया कि उद्योग बेशक फले फूलें, लेकिन अच्छे वेतन वाले औपचारिक रोजगार भी पैदा हों ताकि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए आईएलओ का विचार है कि सरकार, नियोजक और कामगारों को इस तरह सक्षम बनाया जाए ताकि घटती उत्पादकता की चुनौती का सामना करने के लिए सभ्य और सम्मानजनक रोजगार पैदा हो और उत्पादक में न्यायपूर्ण लाभ, जस्ट एंड फेयर शेयर इन द प्रॉफिट, वो भी मजदूरों को मिल सके और गरीबी का उन्मूलन हो सके। लेकिन इस सभ्य कार्य एजेंडा में जो भी तमाम चीजें दी गई हैं, उनका निचोड़ ये है कि सभी कामगारों को लेबर राइट्स जो किताबों में रहते हैं वो जमीन पर लागू हों और मजदूरों को सम्मानजनक तरीके से दिए जाए। 1948 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी घोषित किया जा चुका है कि एक सभ्य समाज कहलाने के लिए, माने यदि आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं तो सभ्यता उसका एक आवश्यक अंग है। तो सभ्य समाज कहलाने के लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कामगार आबादी को, मेहनतकश आबादी को सम्मान से जीने का अधिकार मिले और मानव समाज का हिस्सा होने के नाते उन्हें सामाजिक गरिमा और सुरक्षा हासिल हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब जापान, चीन, कई और अन्य कई एशियाई देश जो थे वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है? दरअसल उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और उसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके चलते स्वस्थ, शिक्षित और तकनीकी रूप से सुसज्जित नागरिकों का एक वर्ग तैयार हुआ, जिसके चलते समावेशी विकास संभव हुआ और वे देश देखते ही देखते कहां पहुंच गए। लेकिन आज भारत में प्रति व्यक्ति आय रैंकिंग में भारत का स्थान 140वां है, लेकिन अरबपतियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अरबपतियों की संख्या में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ जापान, जर्मन, ब्रिटेन, ब्राजील और फ्रांस से भी ज्यादा अमीर लोग हैं। स्थिति यह है कि हम जॉब लेस ग्रोथ से शुरू किए हैं
और जॉब लॉस ग्रोथ तक पहुंच गए हैं। जॉब लेस और जॉब लॉस ग्रोथ के फर्क को हमें समझना पड़ेगा कि अब काम बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप यूँ समझिए कि बैंकों का काम हजारों गुना बढ़ गया है, लेकिन वहां स्टाफ आधा हो गया है। तो ये अभी जॉब लेस ग्रोथ नहीं है, ये जॉब के लॉसेस हो रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति समझने के लिए हमें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से उसका क्या संबंध है, ये भी समझना पड़ेगा। अपने यहां एम्प्लॉयड व्यक्ति किसे माना जाता है? यदि आप एक हफ्ते में 1 घंटा काम करते हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। यदि आपको साल में, सरकार के अनुसार, यदि साल में 30 दिन काम मिलता है, 365 दिन में 30 दिन काम मिलता है, तो आप एम्प्लॉयड हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी साल में 30 दिन काम करके भी एम्प्लॉयड है, क्या वो अपना घर चला सकता है? और उस पर तुर्रा ये है कि कहीं भी मिनिमम वेजेस नहीं मिलती जो सरकारें तय करती हैं। मनरेगा योजना में भी साल में सिर्फ 100 दिन के काम की गारंटी है और वो भी हमेशा नहीं मिलती। फिलहाल मनरेगा में औसत मजदूरी का रेट 289 रुपए है। 289 के हिसाब से 100 दिन का लगाइए कि आप साल में 100 दिन आप काम दे रहे हैं, तो 100 दिन के हिसाब से 289 इंटू मतलब 29-30 हजार रुपया बनेगा। क्या इसे न्याय संगत कह सकते हैं? 90 के दशक में जब सरकारें नई आर्थिक नीतियां लाईं, जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, मुझे नहीं मालूम कि कितने अंबेडकरवादी संगठन उस समय उन नीतियों की गंभीरता को समझ रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि तभी से निजीकरण और सरकारी संस्थानों को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप आरक्षण सिकुड़ता चला गया और रोजगार खत्म होते गए। अब एक बार फिर लेबर रिफॉर्म के नाम पर 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। उनमें यूनियन को कमजोर किया जाएगा, हायर एंड फायर नीति को लागू किया जाएगा और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि निश्चित अवधि का आप एम्प्लॉयमेंट रखेंगे तो उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। तो इसका मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 35 साल, 40 साल, 28 साल, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 42 साल सेवा की हो सरकारी विभागों में या पीएसयूज में, लेकिन वो सब अब इतिहास की बात हो जाएगी। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि स्थायी रोजगार के साथ जुड़ी हुई जो सुरक्षा थी वो सब इतिहास की बात हो जाएगी। और ये तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र तो पहले से ही इस सिक्योरिटी नेट से बाहर रहता आया है, उनके हाल और बुरे होंगे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट से चलकर हम पूरी तरह फ्री मार्केट यानी कि लेशेस फेयर के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था वो एक कल्याणकारी राज्य का संविधान दिया था, लेकिन क्योंकि वो ऐसे हाथों में चला गया जिन्होंने फ्री मार्केट को प्राथमिकता दी और अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को मित्र बनाना बेहतर समझा, जिसके चलते आज हम लोग वेलफेयर स्टेट से लेशेस फेयर यानी कि फ्री मार्केट के दौर में। वैसे तो मोटा मोटी हम सभी जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक यानी अनरजिस्टर्ड धंधों में लगी हुई ऐसी विशाल आबादी शामिल है जिनका काम कच्चा, अनियमित और इरेगुलर होता है। ये छोटे छोटे छितराए हुए उद्योग होते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 इतने लोग काम करते हैं और इसमें बहुत कम धन का निवेश होता है और जानकारी का अभाव, अशिक्षा और मालिक का प्रभुत्व इनमें लगे कामगारों को संगठित होने में सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है। मैं संक्षेप में करता हूं अपनी बात कि पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित श्रमिकों को ऐसे श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया है जो कि रोजगार की अस्थायी प्रकृति, अज्ञानता और निरक्षरता की सीमाओं के चलते साझा मकसद को हासिल करने और संगठित होकर मालिकों और नियोजकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी का प्रयास नहीं कर पाते। संगठित ताकत के अभाव में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब मैं समय क्योंकि कम है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को छूता हुआ चलता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताता चलता हूँ। हमें ये चीज़, क्योंकि हम आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करते, अर्थतंत्र की क्या बारीकियां हैं उन पर हमारे कोई आयोजन या स्टडी सर्कल्स नहीं होते। विशेषज्ञों का मानना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद
नेट नेशनल प्रोडक्ट में 50.6% जो योगदान होता है वो बहुजनों का होता है, वो वंचित तबकों का होता है, दलितों का होता है। क्या हम उस 50% योगदान के बदले अपने अधिकार की मांग करते हैं? और अभी जो नए काम पैदा हुए हैं जैसे बीपीओ, आईटीओ सेक्टर और कॉल सेंटर वगैरह, इसमें तो जो लोग काम करते हैं बड़ी बुरी स्थिति में रहते हैं, उनके काम के कोई घंटे तय नहीं होते, और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने आप को श्रमिक या वर्कर नहीं मानते। इनके बारे में नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च स्कॉलर ने इनकी स्थिति देखकर टिप्पणी की थी कि इन संस्थानों की कार्यप्रणाली की तुलना रोमन साम्राज्य में पानी के जहाज़ों को चप्पुओं से खींचने वाले दासों जैसी है, जिनके सर पर हमेशा हंटर बरसाने के लिए तैयार एक सिपह सालार खड़ा रहता है। कुछ जगहों पर तो वॉशरूम कूपन्स दिए जाते हैं, मतलब आप वॉशरूम में कितनी बार जाएंगे ये भी तय होता है, और उससे ज़्यादा बार जाएंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। जबकि आईएलओ की बात चल रही है, आईएलओ ने बहुत पहले से एक सिद्धांत दिया हुआ है 8-8-8, यानी कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे विश्राम। विश्राम का यहाँ मतलब है कि 8 घंटे काम करने के बाद, 8 घंटे आराम करने के बाद जो श्रमिक है वो अपने परिवार को समय दे, मनोरंजन को समय दे, साहित्य पढ़ने में समय लगाए, अपने आप को एम्पावर करे, खेलकूद में हिस्सा ले। लेकिन अब आज के वक्त में ये बात सोचना तो मतलब ऐसा है कि आप दिन में कोई सपना देख रहे हो। मैं एक ज़रूरी केस का यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, 2 मिनट और लूँगा। एक महाराष्ट्र का ही मामला है। महाराष्ट्र का एक 60 के दशक में स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस वक्त दिया था, यदि उसको लेटर और स्पिरिट में हमारे हुक्मरान मानते तो आज ठेका मजदूर जैसी कोई समस्या नहीं होती। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी संस्थान में, फैक्ट्री में यदि कोई काम सतत रूप से चलता है, 12 महीनों चलता है, उसके बगैर उस संस्थान का काम नहीं चल सकता, तो उस काम में आप ठेका मजदूर नहीं लगाएंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव चीटिंग हुई, जो विधायिका ने धोखेबाजी की और 1970 में ठेका मजदूर कानून, रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट लेके आए, उसको इंटेलेक्चुअल हलकों में लेजिस्लेटिव चीटिंग माना जाता है कि विधायिका ने हमें धोखा दिया, हमारे बहुजनों को धोखा दिया और एक ऐसा कानून लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन, जिसमें कुछ कामों को आपने प्रोहिबिट कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को, उनकी मजदूरों की आबादी को के लिए ठेका श्रम को, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। तो यदि ये नहीं होता तो कुछ बातें हो सकती थी कि जो संगठित क्षेत्र है इसका आकार बड़ा होता और असंगठित क्षेत्र दिन ब दिन सिकुड़ता जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2 चीज़ों का और मैं जिक्र करना चाहूँगा ये मंच छोड़ने से पहले। जो ये मनुवाद और पूंजीवाद का जहरीला गठजोड़ है, इसने महिलाओं के साथ हमेशा शोषण किया है। लेकिन आज की क्या स्थिति है, मैं 2 नमूने आपके पास रखना चाहूँगा। एक तो महाराष्ट्र का ही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारों खेत मजदूर महिला कामगारों ने अपने गर्भाशय निकाल दिए हैं, यूट्रस निकलवा दिए हैं, ताकि वो माहवारी से बचते हुए बेरोक टोक गन्ना कटाई में 6 महीने तक काम करते रहें। हर साल बीड़, उस्मानाबाद, सांगली, शोलापुर जैसे पिछड़े ज़िलों से शुगर बेल्ट की तरफ हजार महिला पुरुष मजदूर माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे महिला श्रमिकों को छुट्टी की समस्या होती है माहवारी के समय। इन्होंने इनके गर्भाशय निकलवाने शुरू कर दिए। इसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि बाद में उन्हें तमाम तरह की बीमारियां देखने में आती हैं और अंत में इन्हीं बीमारियों के चलते वो नौकरी भी नहीं कर पाती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कई गांव ऐसे हो गए हैं महाराष्ट्र में जिन्हें गर्भाशय विहीन महिलाओं का गांव कहा जाता है। और एक तमिलनाडु का मामला है जहां बड़े बड़े
वस्त्र निर्माण उद्योगों में महिलाओं को बिना लेबल की खुली गोलियां खिलाई जाती हैं ताकि महीने के समय होने वाली तकलीफों में वो छुट्टी न मांग लें। बहरहाल मैं अपने अंतिम उस पर आता हूं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे इशारा किया था कि मैं मिनिमम वेज पर भी बोलूं कुछ, तो 1 मिनट मैं लेता हूं मिनिमम वेज पे बोलने के लिए कि 3 तरह की मिनिमम वेजेस की कल्पना की गई है। एक तो है न्यूनतम मजदूरी, जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं। ये एक बुनियादी मजदूरी है। इसका मतलब है कि मजदूर को इतना दो कि वो जिंदा रहे और अगले दिन काम पर आ जाए। दूसरी होती है फेयर वेज। फेयर वेज का मतलब कि जिसमें उसका गुजारा हो जाए। और तीसरी होती है लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब हुआ जिसमें गुजारा भी हो, गरिमापूर्ण स्तर वाली मजदूरी भी हो, और जिससे वो अपने परिवार को सम्मानजनक तरीके से चला सके और ऐसे नागरिक पैदा कर सके जो समाज के विकास में भविष्य में योगदान देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी का दावा करने वाले देश में हम लोग न्यूनतम मजदूरी पर ही अटके हुए हैं और वो भी नहीं मिलती। अब मैं अंत पर आता हूं। हमारा ये मानना है कि ये हमारी मासूमियत है, ये हमारा भोलापन है कि ये सरकार जो संवैधानिक तौर तरीकों और संवैधानिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाती, वो ILO द्वारा तय मानकों का सम्मान करेगी। वो सभ्य कार्य एजेंडा को सभ्यता से और ईमानदारी से लागू करेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के बारे में एक समय में जो कहा था, मुझे वो बात याद आ रही है कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। तो ILO के सभ्य कार्य एजेंडा के मामले में भी यही बात लागू होती है। क्या होना चाहिए? एक तो मोटी बात यह है कि अब मैं मोटी मोटी बात करता हूँ। पहला तो यह है कि कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ से हमें वापस लेबर इंटेंसिव ग्रोथ पे जाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा रोज़गार हों, और ज़्यादा रोज़गार हों सम्मानजनक हों और जिनमें लेबर लॉज का पालन हो। क्योंकि एक ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट एक समय में कहते थे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है उसके चलते विकास ऊपर होगा तो नीचे भी रिसीसी के पहुँचेगा। अब अर्थशास्त्रियों ने ये मान लिया है कि ये थ्योरी फेल हो चुकी है और हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसे में हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए न सिर्फ संविधान में दिए गए 3 सैद्धांतिक भागों, वो 3 सैद्धांतिक भाग आप सब जानते हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको वास्तविकता के धरातल पर लागू कराने के लिए हमें अहद उठाना होगा। बल्कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में सुझाए गए सूत्रों को भी अमल में लाना होगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरा आज आप सब लोगों से, उपस्थित लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ उपलब्ध होगी एक किताब, राज्य और अल्पसंख्यक, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ नाम की एक छोटी सी पुस्तक है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उस दस्तावेज में दिए गए परिवर्तनकामी प्रोग्राम को लागू करना होगा। अंत में बाबा साहब अंबेडकर की एक और बात मैं आपके समक्ष रख के आपसे विदा लूंगा। उन्होंने कहा था कि इतिहास हमें बताता है कि जब भी अर्थतंत्र और नैतिक मूल्यों में टकराव होता है तब जीत अर्थतंत्र की होती है, क्योंकि निहित स्वार्थ कभी भी स्वयं चल के स्वेच्छा से अपने स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर करने वाली पर्याप्त ताकत न हो। क्या हम ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के खिलाफ ऐसी पर्याप्त ताकत बना पाएंगे? धन्यवाद।